Hi, welcome to the channel. In this video, I want to discuss one more topic with you, and I have prepared some slides. Let's just jump over to the slides. So, this is the problem statement that I want to discuss. No two states, only one state, and that will be Palestine. I will give you a reason why and some facts about this conflict, about this problem, and solution, and then set the psychology for a Muslim in this time period. So let's dive into it. So why a Muslim should stand for only one state, which is Palestine. So here's the reason why no two states, only one state. हम सबको पता है कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंड ऑफ टाइम के बारे में प्रोफेसीज की भी हैं। तो अगर हम इस वक्त कोई एक्शन नहीं लेते तो ये सारी प्रोफेसीज ट्रू हो जाएंगी। इफ़ वी डू नॉट टेक एनी एक्शन देन वी आर सेटिंग दिस प्रोफेसीज ट्रू। और प्रोफेसीज का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई एक्शन नहीं लेना। प्रोफेसी कर दी है तो प्रोफेसी होनी होनी है, और आप बस ऐसे ही बैठे रहो। दैट डजेंट वर्क लाइक दैट। सो prophecies means that we have to reverse engineer from these prophecies and see all of those events, and we should take all necessary actions to stop those events, or to not let it happen. So अगर हम इस वक्त मुसलमान कोई एक्शन नहीं लेते, सो हम अपने हाथों से खुद ही फाउंडेशन सेट कर रहे हैं ईवल की, क्योंकि हमें पता है दज्जाल का ज़हूर और ओरिजिन ऑफ दज्जाल कहाँ से होना है, वो इसराइल से होना है। तो प्रोफेसीज डज नॉट वर्क लाइक दैट के हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और कुछ भी ना करें और इसको होने दें। सो वी हैव टू टेक ऑल नेसेसरी एक्शंस जो भी मुसलमानों से हो सकते हैं, सो दैट दिस प्रोफेसीज शुड नॉट कम ट्रू इन आवर टाइम लाइन, इन आवर टाइम पीरियड ऑफ लाइफ। एटलीस्ट हमारी लाइफ स्पैन में ये प्रोफेसीज ट्रू नहीं होनी चाहिए। दैट्स वट आवर मुस्लिम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़। नेक्स्ट रीज़न ये है कि they are the occupiers, right? They have invaded our house, our land in Palestine. जो भी ये समझता है कि इसरा ज्यूज़ ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत माइनॉरिटी में थे, बहुत ही कोई फ्रैक्शंस में नंबर था क्रिश्चियन और जूस का पैलेस्टाइन में। इन्होंने पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्वेड किया है, प्रॉपर जो है फोर्स माइग्रेशन की है पैलेस्टाइन के अंदर। और जो करंट पैलेस्टाइन के अरब्स थे, उनको फोर्सेबली उनके अपने घरों से निकाला है, असले की नोक पे। तो अगर कोई मेरे घर आके मेरे पे बंदूक रखेगा और मुझे ये कहेगा कि मेरे अब दो ही ऑप्शन है, या तो निकलो घर से या लड़ो, तो सेल्फ एस्टीम तो यही कहती है कि आई शुड फाइट, और आई शुड फाइट टिल द एंड ऑफ माई डेथ। और हर वो चीज़ करूँ कि इन ऑक्यूपायर्स को, इन इन्वेडर्स को अपने घर से निकालूं। राइट, सेल्फ एस्टीम का तो यही तकाजा है, मुसलमान की एस्टीम का तो यही तकाजा है। सो दिस इज़ वाई ये हमारी लैंड थी, हमारे लोग थे वहाँ पे, एंड दे हैव ऑक्यूपाइड इट, दे हैव इन्वेड। और इसके ऊपर जो फैक्ट्स हैं वो मैंने कलेक्शन की हुई है। एक मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है गूगल शीट के ऊपर, जिसके अंदर मैंने ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट को बेसिकली जब ये स्टार्ट हुआ था उसके फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं। तो ऑब्वियसली ये कोई मेरी मेरी मैंने कोई इन्वेंट नहीं की कोई नई चीज़। आई हैव नॉट इन्वेंटेड समथिंग न्यू, बट दिस इज़ ऑल डॉक्यूमेंटेड इन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन के जो लिंक्स हैं वो इस पे मिल जाएंगे आपको। और मैंने सारे यहाँ पे तकरीबन डाल भी दिए हुए हैं, वीडियोज़ के लिंक्स भी डाल दिए हुए हैं कि कैसे ये इन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट की थी, कैसे प्लानिंग हुई, उस वक्त वर्ल्ड वार टू से पहले क्या हो रहा था, और वर्ल्ड वार वन के टाइम पे क्या हो रहा था, और वर्ल्ड वार टू के बाद क्या हुआ है। तो उसमें आपको ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने फोर्स माइग्रेशन की है और इन्वेड किया है हमारी लैंड को। दैट्स नीड, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और ये एक इमेज भी है मेरे पास जिसमें वाइट पेपर्स, जो आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, वाइट पेपर 1939। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि ये पोस्टर लगे हुए हैं टू इंक्रीज माइग्रेशन इनटू पैलेस्टाइन। सो
बड़ी चीज़ें चल रही थी उस टाइम के ऊपर। ऐसा नहीं है कि ये पहले से ही रह रहे थे और अब इनकी किताब ने कह दिया है तो वो उनकी लैंड जो है उनको किताब में मिली हुई है, ऐसा नहीं है। ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ इनके कायदे आज़म थियोडोर हर्टज़ल थे जिन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया है। फिर फंडिंग हुई है यूरोप की तरफ से। और वो बेलफोर्ड डेक्लेरेशन आपको मिलेगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने फिर प्लानिंग के साथ ऑक्यूपेशन की है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स के बारे में। ऑब्वियसली आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मैंने भी जो हिस्ट्री है वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू निकाल निकाल के देखी है कि उस वक्त क्या हो रहा था। और नॉर्मल फिंकलस्टाइन वो भी उसकी भी जो बुक्स हैं और उसकी जो वीडियोस हैं पॉडकास्ट हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। वो सारी हिस्ट्री बताती हैं कि क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है। सो वी शुड मस्ट रीड ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हिस्ट्री। अब सोल्यूशन क्या है? मेरे नज़दीक सोल्यूशन यही है कि यूरोप शुड एंड मस्ट टेक बैक दिस ज्यूज़ वेयर दे ओरिजिनली बिलोंग टू। क्योंकि उन्होंने माइग्रेशन जो है वो यूरोप से की है। यूरोप में इनको जब पुट पड़ी थी तो तभी इनको इन्होंने ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया था इनके कायदे आज़म ने, थियोडोर हर्टज़ल ने। और ये माइग्रेट करके वहाँ पहुँचे थे। तो अब री माइग्रेशन जो है ना इनकी करनी पड़ेगी। जैसे इधर जर्मनी के अंदर फार राइट पार्टी है, वो बड़े नारे मारती है कि रीमिग्रासियोन। तो उन लोगों के लिए जो कि सीरियन या अरब के रेफ्यूजीज़ आए हुए हैं उनको बाहर निकालने के, क्योंकि री माइग्रेशन करो। नॉन वाइट जो चिट्टी चमड़ी नहीं है उसको निकालो यहाँ से। तो इसी तरीके से फिर मेरे नज़दीक सलूशन यही है कि अगर ये री माइग्रेशन का मसला है तो फिर री माइग्रेशन जो सीरियन की या और जहाँ जहाँ जंगें शुरू हुई थी वहाँ से लोग क्यों यूरोप की तरफ मूव कर रहे थे। क्योंकि जितनी भी नेतन्याहू और उसकी पार्टी ने वार्स लगाई हैं इराक़ में, लिबिया में, सूडान में, सीरिया में और अब ईरान में, तो इन्हीं वजह से ही डिस्टेबलाइज हुआ है रीजन। और इसी वजह से फिर लोग निकल के भागे हैं अपनी लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, लाइफ सेविंग के लिए। तो ठीक है, अगर चिटी चमड़ी निकालनी है तो फिर हमारे रीजन से, हमारी जगह से ये वाले भी जो हैं यहूदी निकालें, जूस निकालें। री माइग्रेशन फिर इनकी भी बनती है और यही सोल्यूशन है। अदरवाइज़ ये फिर जंग है उनकी किताब में और हमारी किताब में, और ये एंडलेस वार होगी। क्योंकि ना तो वो तो अपनी किताब पे बिल्कुल अड़े हुए हैं और ग्रेटर इसराइल के जो जो प्लान हैं वो बना के बैठे हुए हैं। मतलब वो अपनी किताब के ऊपर पूरे तरीके से अमल कर रहे हैं। मसला ये है कि हम लोग मुसलमान जो हैं वो अपनी किताब पे अमल ही नहीं कर रहे। और इसकी मैं कोज़ बताता हूँ आगे कि इसकी कोज़ क्या है, मसला कहाँ पे है हमारे अंदर। लेकिन अगर तो ये माइग्रेशन ज्यूज़ की नहीं होती वापसी यूरोप के अंदर, तो फिर ये जंग है हमारी किताब की और उनकी किताब की। अब जो मसला है मुसलमानों के साथ वो ये है कि यहाँ पे हमें अपनी साइकोलॉजी इस ग्लोबल पर्सपेक्टिव में सेट करनी पड़ेगी। और मुस्लिम साइकोलॉजी इस वक्त ये होनी चाहिए कि से नो टू नेशनलिज्म, क्योंकि ये एक कैंसर है। और इसी कैंसर की वजह से बहुत से बहुत से मसाइल हैं जो हम अभी तक भुगत रहे हैं। ठीक है, किसी ने हमारे दरमियान मैप के ऊपर बाउंड्रियाँ लाइनें खींची थी, बट मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे दिमाग में किसने लाइनें खींची हैं। तो और वो ज़ाहिर है हमारे घर से ही जो है, जब शऊर और ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ग्लोबल लैंडस्केप में पिक्चर नहीं दिखाई जाएगी तो ज़ाहिर है फिर नेशनलिज्म के विक्टिम ही बनेंगे हम। तो और इस नेशनलिज्म के ख़िलाफ़ तो अल्लाह ने डायरेक्ट कुरान पाक में आयत भी उतारी हुई है। तो वो आयत मैं दिखा भी देता हूँ। यह आयत है वातसिमू बि हब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तो ये वला तफर्रकू का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सुन्नी और शिया में नई डिवीज़न करनी। वला तफर्रकू का मतलब ये भी है कि ये पाकिस्तानी मुसलमान, इंडियन मुसलमान, सऊदीज़, यमनी, तुर्की, ये वाली डिवीजन्स भी ख़त्म करनी है। हमें सिर्फ इस आयत का मतलब ये बताया जाता है कि सुन्नी और शिया के फ़िरक़ों में नहीं बँटना, लेकिन ये जो नेशनलिज्म के फ़िरक़ों में बँटे हुए हैं वो आयत ये आयत उसके अगेंस्ट है।
तो ये तो कुरान पाक की डायरेक्ट आयत है कि डिवीज़न में नहीं पढ़ना और एक्ट एज अ सिंगल बॉडी। उसके अलावा जो हदीस हैं वो भी इसके अगेंस्ट जाती हैं। तो पहली हदीस में आपको दिखाता हूँ कि जो ये ट्राइबलिज़म के ऊपर हदीस है, तो ट्राइबलिज़म नेशनलिज़म सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि ही इज़ नॉट वन ऑफ अस हु कॉल्स टू ट्राइबलिज़म, ही इज़ नॉट वन ऑफ अस हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ ट्राइबलिज़म, ही इज़ नॉट वन ऑफ अस हु डाइज फॉलोइंग द वे ऑफ ट्राइबलिज़म। मतलब कि जो किसी ट्राइबल की खातिर लड़ेगा, अल्लाह के लिए नहीं लड़ेगा, तो वो हमेशा नहीं है और वो जाहिलियत की मौत मरेगा। दैट्स द वर्ड ऑफ आवर प्रॉफिट। तो सेम ही कॉन्सेप्ट नेशनलिज्म के ऊपर भी अप्लाई होता है कि जो नेशनलिज्म के नारे मार के मरेगा और अल्लाह के लिए नहीं मरेगा, तो ऑब्वियसली वो भी जाहिल की मौत ही मरा है। डायरेक्ट अल्फाज हैं। उसके अलावा सुनन नबी दाऊद के अंदर मेरा ख्याल है कि हदीस है, तो उसके ये लास्ट जो वर्ड्स हैं वो देखने वाले हैं, हु फाइट फॉर द कॉज दैट इज़ नॉट क्लियर एडवोकेटिंग ट्राइबलिज्म getting angry for the sake of tribalism and he is killed, then he has died a death of jahiliya। तो ये अल्फाज हैं ट्राइबलिज्म के बारे में और यही सेम कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म के बारे में। तो इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर अस कि हम लोग ये नेशनलिज्म का जो कैंसर है इसको अपने अंदर से निकालें। और यही वजह है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है पैलेस्टाइन के अंदर, वो उसकी रूट कोज इस वक्त मुझे यही नज़र आती है कि ये नेशनलिज्म के मारे गए हैं। हम और भी मुस्लिम्स आए हैं लेकिन मेजर मुझे यही कोज नज़र आती है। तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो कोई पाकिस्तानी या सऊदी या और जो भी नेशनलिज्म की हमने आइडेंटिटी बनाई हुई है वो नहीं होनी चाहिए। आवर आइडेंटिटी शुड बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ मुस्लिम आइडेंटिटी, वी आर मुस्लिम्स और यही हमारी आइडेंटिटी है। और बाकी सब जो आइडेंटिटी हैं वो बाद की बातें हैं, बाद में आएंगी। तो वी हैव टू एक्ट लाइक अ सिंगल बॉडी, वी नीड टू कम टुगेदर एंड बिकम अ resistance against these occupation and against these invaders। होप आई एम होपिंग दैट कि हम लोग अपनी इस टाइम पीरियड के अंदर अपनी एटलीस्ट ये साइकोलॉजी सेट कर लें और जो टू स्टेट की थ्योरी है उससे बाहर आएँ। नेतन्याहू तो टू स्टेट को नहीं मानता, ना उनकी पार्टी में से कोई बंदा भी टू स्टेट को मानता है। 80% इसराइल की आबादी नहीं मानती टू स्टेट को। तो हम पता नहीं क्यों चाट रहे हैं टू स्टेट। और अपनी नेशनलिज्म के चक्कर के अंदर, नेशनल प्राइड के अंदर कोई पैलेस्टाइन में उतरने के लिए तैयार ही नहीं है। सो द कंक्लूजन इज़ के हम हमारा स्टैंड शुरू से एक ही है कि ओनली वन स्टेट, और पहले भी वन स्टेट ही थी, इन्वेड किया गया ज़बरदस्ती का। और ज़बरदस्ती की घर में घुस के जो ऑक्यूपेशन की गई है वो वो नहीं है। तो विश हमारा स्टैंड सिर्फ वन स्टेट के साथ है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो प्रॉफिट ने प्रोफेसिस की हुई हैं, वी शुड नॉट लेट दोज प्रोफेसिस हैपन, वी शुड नॉट लेट दीज इवेंट्स जो अभी हो रहे हैं, वी शुड नॉट लेट दीज इवेंट्स हैपन। तो इसके लिए जो कुछ भी हमें करना पड़ेगा हम इसके अगेंस्ट करेंगे, सो दैट के ये प्रोफेसिस हमारे टाइम पीरियड के ऊपर ट्रू ना होने पाए। और आने वाली अपनी जनरेशन को हमें तैयार करना पड़ेगा उसको ये ट्रू कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट सही तरीके से बताना पड़ेगा कि क्या हुआ था, क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से माइग्रेशन हुई है और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, ताकि आने वाला बच्चा वो कंफ्यूज ना हो। ये जो कन्फ्यूजन अभी मुसलमानों के अंदर फैलाई हुई है। सो आई होप द मैसेज इज़ क्लियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।